मैं फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि 2a प्लस बी इज इक्वल। नहीं सर समझ गया सर। हाँ ठीक है। और पहले जब तक आप एक बार नहीं निकाल, हाँ हो गया बेटा। जी सर कर रहा हूँ। हो गया बेटा। सर यस बोलिए। 0.22 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 22 आ रहा है सर एक्स में। नहीं नहीं, एक्चुअली वो हम लोगों ने कहीं ना मतलब साइन का प्रॉब्लम किया है। देखो 2.22 कैसे आ सकता है? अगर ए कम हो रहा है तो बी भी कम होगा। ऐसा तो है नहीं कि बी बढ़ जाएगा। रिएक्शन तो आपकी फॉरवर्ड जा रही है ना। तो अगर ए 0.1 से 0.6 हो रहा है तो बी 0.2 से 0.18 होगा बेटा। ये एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने साइन ऐसे कर दिया है। एक्चुअली में अगर आप ऐसा ऐसा करोगे 0.1 माइनस एक्स, सॉरी पॉइंट, दैट इज कितना 0.06, और 0.2 माइनस एक्स पॉइंट, हाँ वही तो सर। हाँ जी सर ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ तो आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी ना वो इंक्रीज कैसे कर सकता है, वो तो डिक्रीज ही करेगा ना। प्रोसेस पता नहीं आ रहा था। हाँ अब आएगा। आएगा 0.18। तो अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट कर लेना है ना। तो रेट इज इक्वल टू तो सर ये मल्टीप्लिकेशन में कर दो ना सर, या भी करूँ? नहीं नहीं, आराम से कर लेना, आराम से कर लेना, ठीक है। और बाकी के लिए अब थर्ड वाले में आते हैं 4.3 पे बेटा।
बोल रहे द डिकम्पोजिशन ऑफ और प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो सबसे पहले आपको NH3 को डिकम्पोज कराना होगा ऐसे, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और रेट ऑफ प्रोडक्शन जो N2 का दिया हुआ है और H2 का आपको फाइंड आउट करना है एक्चुअली में रेट, दैट इज dN2/dt फाइंड आउट करना है आपको। और यहाँ पर जो K दिया है 2.5 into 10 to the power -4 दिया हुआ है। एक मिनट सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। हाँ सर अभी क्या आपने जो अब तक कहा दूसरे प्रॉब्लम में जो है ना सर, क्या हाँ उसका आंसर 2.16 into the power -8 होता है रेट? पिछली बार वाला था। हेलो जी सर। मैं एक बार देख रहा हूँ, मैं एक बार चेक। इसका आंसर आ रहा है बेटा आपका 4.2 का। पहले तो आपका हुआ क्या 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 करना था एक्चुअली में यहाँ पे आपको कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट, ठीक 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 ठीक, कैलकुलेट द इनिशियल रेट आपको करना था। और इसका आंसर आ रहा है 3.89 10 to the power -9 बेटा। इसका आंसर सर 3.89 into 10 to the power -9 आ रहा है। देखो ये कैलकुलेट करो, मैं एक बार कर देता हूँ। देखो ये है, मैं आपको कैलकुलेटर से करके बताता हूँ, एक सेकंड बस रुको। मैं चेक कर लेता हूँ कि किया है ना वो भी गलत किया था। यहाँ पर आपका K दिया हुआ था और K पहले से बोल रहा है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब अगर हम रेट लॉ यहाँ पर लगाते भी, अगर हम लोग यहाँ पर रेट लॉ लगाते भी बाय द वे, तो यहाँ पर NH3 की होल पावर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। पहली बात तो ये है, तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है वहां पर। हो सकता है कभी एक्चुअली क्या है, ये प्लेटिनम सरफेस पे हो रही है, तो यहाँ जो पूरा पावर है वो प्लेटिनम दिया जा रहा है रिएक्शन का। अब आपको कहीं चाहिए क्या, रेट इज इक्वल टू NH3 का होल पावर 0। तो रेट किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है, ठीक। अब dNH3/dt इक्वल टू प्लस dN2/dt हाफ, सॉरी 1/3 dH2/dt, ठीक। अब देखो ये टोटल रेट पता है, रेट कितना है 2.5 into 10 to the power माइनस, ना सर क्या बेटा बोल रहे हो आप, होगा ना सर? कहाँ पर? H2 पर। नहीं नहीं, ऐसे आपने क्यों कर दिया, मैंने बोला ना 1/2, ये 1 और ये 1/3। आप वहाँ 2 और 3 के पीछे क्यों पड़े हो, तो कहीं यूज ही नहीं होगा यहाँ पे। सर हाँ बेटा, वो तो 2 और 3 कैसे आ जाएगा, हाँ समझ गया सर। ठीक है 2 और 3 आने का। अब अच्छा, अब तो बड़ा आसान है, आपको कुछ भी निकालना हो, जैसे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ये निकालना हो, आराम से निकल आएगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ये निकालना हो, निकल आएगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ये निकालना हो, निकल आएगा। कैसे, dNH3/dt इक्वल टू 2 into 2 पॉइंट, ये तो हमारा पता है। ये तो पता ही है। हाँ ये आपका 2 वहां चला गया, ऐसे ही dN2/dt सामने है आपके, और dH2/dt भी क्या है, 3 into 2.5 into 10 to the power minus। हाँ हाँ अच्छा ठीक है हाँ। और यही गलती की थी आपने एक बार। वो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा 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 अच्छा।
कर दिया ऐसे, ठीक है सर, समझ गया। हाँ कोई दिक्कत? हाँ हाँ जी सर, समझ गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जिस तरह के क्वेश्चंस को आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये ना एग्जाम में आते ही हैं। जैसे क्या कल मैंने आपको 4.9 बताया था क्या? सर क्या मैंने आपको 4.9 बताया था? हाँ जी सर, बताया था उसने तो। 4.10 बताया था क्या बेटा? जीरो, हाँ 4.10 शायद नहीं बताया सर। क्या 4.9 4.10? हाँ 4.10 मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आपको कुछ टेबल दी गई है, कुछ डेटा दिया है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। तो मैंने आपको बहुत 2-3 दिन क्लास पहले मैंने आपको चीज बताई थी कि जब हम कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर, तो वहां पर हमें एक एक्सपेरिमेंटल डेटा की जरूरत पड़ती है। ये बात आ रही समझ में? एक्सपेरिमेंटल डेटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल डेटा के बिना हम लोग रेट लॉ नहीं सोच सकते। हम रेट लॉ की कल्पना भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है जो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है। अब यहाँ पर एक हमें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की गई है, किसी बच्चे या टीचर ने वो प्रैक्टिकल लैब में किया होगा। यहाँ पर दिया गया है ए, बी और आर, मतलब रेट 0.20, 0.30, 0.20, 0.1, 0.05। अब ये हमें डेटा दिया गया और इस डेटा की हेल्प से हमें क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। इसका, इस डेटा के, ठीक। अब हमें एक चीज देखना है कि भैया क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशन बनाने हैं। तो रेट इक्वल टू कांस्टेंट के ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई, और x प्लस वाई जो होगा वही आपका क्या होगा? ऑर्डर होगा। क्या मेरी बात सही है? सर बिल्कुल तो सही है। अब देखिए एक चीज अब मैं आपको और बताना चाहता हूँ। मैं ना तीनों इक्वेशन आपके सामने रख देता हूँ, मैं तीनों इक्वेशन आपके सामने पेश कर देता हूँ। इस 5.07 इंटू 10⁻⁵, रेट कांस्टेंट हमें पता नहीं होता है, 0.20 की पावर x, 0.10 की पावर y। इक्वेशन 1 दिया है इसे 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के 0.30 की पावर x, 0.10 की पावर y। वो दे दी। और फिर 4. एक मिनट 20, एक मिनट, ये 0.20 और ये 0.30, और ये वाला 0.20 और यहाँ 0.10, ठीक है। तीनों इक्वेशन आपको समझ में आती हाँ जी सर, समझ आ गया सर। है? एक चीज और आपको और भी याद रखनी है भाई कि हमें x और y की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम ऐसी जगह चूज करते हैं जहाँ
x और y इक्वल है, जैसे ये देखो फर्स्ट और सेकंड में x और x बराबर है, x की वैल्यू बराबर है, a की वैल्यू बराबर है, इसको यूज करेंगे। ऐसे ही अगर बेटा मैं यहाँ पर ले कोई भी ले सकते हैं आप, लाइक मैं ये ले बराबर कैसे है सर? बराबर इन द सेंस, बराबर इन द सेंस ये है, बराबर इन द सेंस है कि ये एक दूसरे के कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होता है मतलब सर? देखो अगर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ जी सर। अगर इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा तो x कट जाएगा। देखो कैसे हाँ, सर चलता है सर। तुम विजुलाइज नहीं कर पा रहे एक्चुअली में। अगर तुमने फर्स्ट अपॉन सेकंड किया तो फर्स्ट अपॉन सेकंड किया तो देखो 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू, यहाँ से आ गया k 0.20 की पावर x अपॉन k 0.20 की पावर x इंटू सर 0.20 नहीं है 0.30। देखो बेटा a का वैल्यू 0.20 ये है ना। अब यहाँ से ये पूरा कट गया, यहाँ से ये आ गया 1, हाँ कट जाएगा। 3/y, मैंने टेबल को गलत देखा सर। 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 3 की पावर y, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली हम, हाँ जी सर, सिमिलरली हमें ऐसे दो टर्म निकालने होंगे, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आओ, अगर हमने 3 पे 2 का डिवाइड किया, अगर हमने 3 पे 2 का डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 है अपॉन 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 है, तो ये आ गया k 0.40 की पावर x पॉइंट ये y अपॉन तो देखो बेटा आपका y तो 0 ही है, तो y 0 है कोई, तो 1 हो जाएंगे दोनों। अब ये 2 बार चला जाएगा डिवाइड, ये आपका आ जाएगा k और ये आ जाएगा 2 की पावर x। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा, तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 1, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो द ऑर्डर इज 1। ऑर्डर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और रेट लॉ क्या बन गया? रेट लॉ बन गया रेट इज इक्वल टू k a की पावर 1 b की पावर 0। a के रिस्पेक्ट में पावर 1 है और b के रिस्पेक्ट में पावर 0 है। विथ रिस्पेक्ट टू a इज पावर 1, विथ रिस्पेक्ट टू b पावर इज 0। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर a और b के रिस्पेक्ट में क्या है, तो मैंने रिस्पेक्ट भी जान लिया। कोई दिक्कत? इसके बाद आप 4.11 करिए, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। 2 मिनट 3 मिनट लीजिए आराम से आप। सर आपने 4.9 नहीं बताया। हाँ जी सर कर दिया सर, आपने पूछा नहीं। देखो क्या बोल रहा है, अ रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। पहले से बोल रहा है रेट लॉ पर यहाँ पर लगाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है ए के रिस्पेक्ट में और सेकंड ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने लिख दिया डिफरेंशियल रेट, पहला पार्ट तो खत्म ही हो गया। या dr बाई dt इज इक्वल टू k a की पावर 1 b की पावर b पे आओ। बोल रहा है हाउ इज द रेट इज इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ b 3 टाइम्स। अगर हमने रेट 1 ले लिया है k a का पावर 1 b का पावर 2, और अब हमने क्या कर दिया है रेट 2 कर दिया है। अगर हमने क्या किया है कि b का कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दिया है, और कितना इंक्रीज कर दिया है
3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाएगा, 3b की पावर 2 हो जाएगा। अगर आप रेट 2 को आगे लाओगे तो देखो 9 के ए की पावर 1 बी की पावर होल स्क्वायर बेटा, रेट 1 क्या हो जाएगा, के ए की पावर 1 बी की पावर 2 हो जाएगा। अगर आप रेट 1 अपॉन रेट 2 कर दोगे तो 1/9 हो जाएगा, मतलब मिनट सर, एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट सर। आपका रेट 9 टाइम्स 9 गुना हो जाएगा। देख लीजिए आप आराम से एक बार। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, अब बेटा आराम से आप जरा, मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट मतलब, आराम से आप जरा 4.411 करिए, 4.11 विद टेबल का यूज करके करना है, आराम से करिए ध्यान से। ओह अच्छा। सेम वैसे ही टेबल यूज करनी है आपको। सर यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए गए हैं सर, ए बी सी डी। तो क्या हुआ, आप 4 कहाँ दिए गए मेरे भैया, यहाँ पर तो फॉर्मेशन ऑफ डी मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन वो रेट यूनिट दिया गया है, मोल पर लीटर मिनट, और यहाँ पर ए बी और डी है। एक्चुअली में रिएक्शन ऐसे हो रही है कुछ इस तरह से, ए प्लस बी और यहाँ पर डी बन रहा है। सर हमारे क्वेश्चन में 2a + b = c + d दिया गया है सर, तो क्या मतलब? हाँ, इसका मतलब ये है कि वो जो है वो डी के फॉर्मेशन की बात कर रहा है। जब आप सी के फॉर्मेशन की आपसे बात ही नहीं कर रहे तो आप इतना कहा टेंशन ले रहे हो, तो क्वेश्चन में कुछ बोल ही नहीं रहा है। अच्छा जी सर। अच्छा हाँ हाँ, उसमें कोई बात नहीं, हाँ, ये सब चीज। अच्छा सर बोलो। नहीं, 1 मिनट सर, 1 मिनट। अच्छा सर क्या इक्विलिब्रियम मतलब क्या ये जो रेट कांस्टेंट है 6 है सर? ये रेट कांस्टेंट 6 कैसे कर दिया आपने, कहाँ 6.0 इंटू तो वो -3 दिया गया। सर वो तो रेट है ना सर, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन। यस, रेट कांस्टेंट यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या पिछले वाले क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट की जरूरत पड़ी थी आपको? सर इन्होंने पूछा है सर, डिटरमिन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो क्या हुआ है यार, पहले रेट लॉ तुम लगाओ और कंसंट्रेशन आ जाएगी तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा, बड़ा आसान है ना। पहले ऑर्डर जब रेट लॉ तो ये 6 × 10⁻³ is equal to k into square of 0.1 into 0.1 भाई first मेरे, experiment के लिए। ये मेरे बताइए, 0.1 की पावर 1 कैसे रख दिया आपने? 0.1 की पावर x होगा ना, 0.1 की पावर x होगा। आपने कैसे पता चल गया कि सर मगर क्वेश्चन में तो रिएक्शन दिया गया है।
सर 2a + b। मेरे भाई, तुम क्लास ना ध्यान से नहीं पढ़ते हो। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो लिखा होता है वो ऑर्डर में नहीं होता है, बिकॉज इट मे और मे नॉट बी। बिकॉज अभी मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बोल रहा था कि ऑर्डर निकालना प्रैक्टिस, ये जो लिखा होता है वो नहीं होता है। मैंने कल ही तुम्हें बताया था। हाँ जी सर, बता करता हूँ सर। ठीक है, इसीलिए वो डाटा की जरूरत पड़ रही है। अगर प्रैक्टिकल ना होता तो डाटा की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग देख के ही आंसर करा देते उसे। 1 मिनट सर, करके बोलता हूँ। मतलब जीरो ऑर्डर से पहले पढ़ लेते हैं अपन मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलैरिटी सर। हाँ, मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी का सुना है कभी नाम? नहीं सर, कभी नहीं। मोलारिटी सुना है मैंने सर। देखो बेटा, मॉलिक्युलैरिटी का मतलब क्या होता है, तो मैं एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है और HCl बन रहा है। तो एक्चुअली ये रिएक्शन होती कैसे है? हम लोग क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है वो आपस में मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम या मॉलिक्यूल्स बेटा आपस में कोलाइड करते हैं, और जितना अच्छा रेट ऑफ कोलिजन होता है, जितना अच्छा इफेक्टिव कोलिजन होता है बेटा, उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे चलकर हम प्रोबेबिलिटी को भी पढ़ेंगे। तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि मेन खेल क्या होता है रिएक्शन के हम प्रोडक्ट में। जब भी बेटा हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहां पर हमें याद रखना है कि कोलिजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जितना कि ज्यादा से ज्यादा बेटा आपका इफेक्टिव कोलिजन होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका इफेक्टिव कोलिजन होता है बेटा, उतना प्रोडक्ट की बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। उतना आपका प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में सुनी होगी ना आपने। हाँ जी सर। अब मॉलिक्युलरिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो भी है बेटा, टेकिंग पार्ट, कोई भी मतलब अगर हम
कोई भी रिएक्शन में पार्ट ले रही है और वो कोलाइड कर रही है जिससे कि प्रोडक्ट बन जाए, वही मॉलिक्यूलैरिटी है। समझो मेरी बात, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाहता हूँ। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, स्पीसीज क्या हो सकते हैं, या तो एटम हो सकते हैं, या आपके आयंस हो सकते हैं, या आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। टेकिंग पार्ट in the elementary reaction and they collide to each other in order to bring a chemical change is known as उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। फिर से देखिए मैं क्या, आपने क्या लिखा है सर, रिएक्टिंग क्या? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज स्पीशीज, अच्छा। atom, ion and molecule taking part in the elementary reaction and they collide to each other in order to bring a chemical change। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लीजिए बेटा मैंने आपको ये क्या 2 mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 mgO किया, यहाँ पर दो एटम आपके कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो भी बहुत ही बेसिक रिएक्शन होती है, जो भी बेटा बहुत ही बेसिक रिएक्शन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो जनरली जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हम लोग, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सी बात मैं आपसे बोलूं, पहली बात तो ये चीज याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं। दूसरा, ये कभी इट कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकती, एज वेल एज ये फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती है। ऑर्डर के साथ क्या था, ये जीरो और फ्रैक्शनल हो सकती है, तो कई बार इससे आप डिफरेंस भी लिखने को आता है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या। अब मान लीजिए बेटा ये मैं आपसे बोलूं, अभी हमने ठीक तो ठीक अब बात करवाएंगे। देखिए बेटा ये जो आपकी रिएक्शन होगी ये कैसी है, मोनो एटॉमिक टाइप की रिएक्शन है या मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी, यहाँ पर 2 स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं H2 और I2, तो ये बाई मॉलिक्यूलर हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 2NO प्लस O2 करूं तो 2NO2 हो जाएगी और ये ट्राई मॉलिक्यूलर हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? जी सर। पक्का समझ में आ रही है? अब याद रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डर मतलब है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, और मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कभी नॉन इंटीजर भी नहीं हो सकती, मतलब कभी भी ये डेसिमल पे नहीं आ सकती है। अब मॉलिक्यूलरिटी कब कैलकुलेट होती है, केवल और केवल बेटा ये एलिमेंट कैलकुलेट होती है। याद रखना है कि मैं चर्चा आपसे करूंगा अभी, ये केवल केवल बेटा आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन पे कैलकुलेट होती है।
तो आप बोलोगे सर क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन? देखो, मान लीजिए मैं आपको देता हूँ रिएक्शन ए प्लस बी से रिएक्शन हो रही है, आप आराम से समझ लो, फिर मैं नोट करने का टाइम दूंगा आपको। डी, और यहाँ मान लीजिए कैटलिस्ट सी रखा। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इब्राहिम समझो ध्यान से, कि किसी भी रिएक्शन को पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक करना। क्योंकि एनसीईआरटी ने कहीं इस बात को लिखा नहीं है, तो आपको समझना होगा जो मैं बता रहा हूँ। जी सर। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? द बेसिक स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। द बेसिक स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन मतलब आपको क्या लगता है कि रिएक्शन हो जाती तो एक बार हो जाती? नहीं, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे पहले क्या हुआ होगा, ए ने रिएक्शन किया होगा लेट सपोज, और ए बनाया होगा लेट सपोज फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में एसी स्टार ने बी से रिएक्शन किया होगा बेटा, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया होगा? सी स्टार अलग निकल गया होगा, डी बन गया होगा। ओवरऑल आपको क्या दिखाई दे डी कहाँ से आया? डी, ये प्रोडक्ट वाला डी। अच्छा, आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू डी हो रहा है, बट बेटा एक्चुअल में ये जो स्टेप्स हैं वो एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, याद रखना है। अब हमें अगर रेट अप्लाई करना है, ये आपको याद रखना है पहली चीज तो, इफ वी हैव टू अप्लाई अगर हमें रेट लॉ अप्लाई करना पड़े तो क्या होगा? ये दो स्टेप हैं, हो सकता है बेटा उसमें एक फास्ट हो और एक, यहां पर है आपको देन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोएस्ट सिस्टम। किसी भी रेट लॉ को अगर अप्लाई करना पड़ रहा है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत फास्ट जा रहे हैं अपने घर से कहीं और बहुत धीमे धीमे जा रहे हैं, तो जब धीमे धीमे जा रहे हैं तो आपके रेट को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ मैंने ये देखा, यहाँ पर मैंने ये चीजें देखी। तो जब भी आप स्लो चलते हैं ना तो आपका रेट ऑब्जर्व होता है। इफ यू अप्लाई द रेट लॉ, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। और यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी क्या है? स्लोएस्ट स्टेप है, ये आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर यहाँ पर मैं रेट लॉ अप्लाई करूंगा, यहाँ पर रेट के एसी की स्टार एंड बीसी हो जाएगा। और देखो बेटा ये एसी आया कहां से है? एसी आया यहाँ से, ए और सी से, इसको लिख सकते हैं ए सी स्टार एंड बी। या इस तरह से हम लोग रेट लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग रेट लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको याद रखना है, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो मॉलिक्युलरिटी होती है, जो मॉलिक्युलरिटी होती है बेटा, वो एलिमेंट्री रिएक्शन पे ही काम करती है। ओनली एंड ओनली ऑन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट करती है। मतलब एलिमेंट्री स्टेप का, ठीक है, अगर हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है बेटा, तो ऑर्डर अगर निकालते हैं स्लोएस्ट स्टेप का एंड मॉलिक्युलरिटी निकालते हैं स्लोएस्ट स्टेप का, तो बिल्कुल सेम होती है। याद रखना है, ये बात आपको हमेशा नोट कर लेना है। ये कर लूं सर? 1 मिनट सर। हाँ, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ।
अलग पेज पे कहीं लिख देता हूँ, 1 मिनट, फिर आप नोट कर लेना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले मुझे ये बताओ, पहले 2 मिनट सोच, इधर पे मेरी तरफ देखो आप, पहले मेरी तरफ देखिए आप। मैं देख रहा हूँ सर, बताइए। ये बताइए क्या आपको एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस आप समझ में आता है? जी सर बताएं, आपकी सर पास कर गया था। क्या आपको एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस समझ में आता है? देखो एलिमेंट्री और एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब जो, हाँ एलिमेंट्री मतलब सारे एलिमेंट्री रिएक्शन मिलने पर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनेगा ना सर। याद रखना है, हम कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते, ठीक है? और जी हम कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते, इस बात को आपको नोट कर लेना है। वी कांट प्रिडिक्ट द मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है, मान लीजिए बेटा कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है, लाइक दिया है आपको ट्वाइस NO प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2, ये दिया हुआ है। इसको अपन 2 स्टेप में अगर तोड़ें, ऐसे ही मतलब डेमो टाइप का है, तो NO प्लस O2 मान लीजिए, आप मान लीजिए N2O बना लिया जाए, लेट सपोज, एक सेकंड, या आप एक नॉर्मल, मान लीजिए आपके पास दिया गया है A, ऐसे सोचो A प्लस B D दिया गया, यहाँ पर C स्टार है, वही बताता हूं मैं। तो इसको 2 स्टेप में तोड़ू, अगर A C से आपका क्या बन रहा है, मान लीजिए आपका बन रहा है, कुछ बन रहा है P करके बन रहा है, P स्टार कुछ करके बन रहा है, और फिर P स्टार रिएक्शन करता है आपके B से, C स्टार निकल जाता है प्लस D बन रहा है। तो ये 2 स्टेप है, 2 एलिमेंट्री रिएक्शन है। और मान लेते हैं इसमें जो नीचे वाला है स्लोवेस्ट, तो आपको एक चीज याद रखनी है, RDS नीचे वाला है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा वो नीचे वाला हो जाएगा। और एक चीज आपको याद रखनी है, ओवरऑल ऑर्डर जो होगा, अगर हम ऑर्डर निकालेंगे तो स्लोएस्ट स्टेप से निकालते, जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले आपको पेज पे बताया था, स्लोएस्ट स्टेप से ही क्या निकालते हैं बेटा, रेट आपकी ऑर्डर निकालते हैं। और मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन सेम एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है? ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात है तो ऑर्डर आपको पता है स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइन होती है, और जो भी मॉलिक्युलरिटी होगी स्लोएस्ट स्टेप की, वो सेम एज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। मतलब मॉलिक्युलरिटी, अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसकी मॉलिक्युलरिटी लेट सपोज 2 है, रिएक्शन का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इस सारे रिएक्शन का जो मतलब मॉलिक्युलरिटी होगी, मतलब एक मिनट सर, इस रिएक्शन में जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसका मोलारिटी सारे रिएक्शन का ऑर्डर बन जाएगा। यस। सर मैं नोट कर लूं सर। तो थोड़ा आप पिछले स्लाइड पे जाएंगे सर। सर क्या आप प्लीज थोड़ा पिछले स्लाइड जाएंगे सर? हाँ जी ठीक है। और पीछे, हाँ जी सर ठीक है। सर इसके पिछले का स्लाइड सर प्लीज। और पीछे जाना है।
हाँ हाँ, मॉलिक्यूलैरिटी। ये सर। हमसे खाना दे जाओ। हेलो हेलो हेलो। ये ऊपर कौन आओ तो कौन किया नहीं किया था? हैं? कौन किया था? सोनिया ने किया था, उसी ने किया था। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। ओके, हो गया। हाँ जी सर, ठीक है सर, करता हूँ। चलिए बेटा, आज इतना ही रखते हैं क्लास में। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया ही हुआ है। हाँ जी सर। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया ही हुआ है और मैं आपको कुछ होमवर्क और भी दे रहा हूँ। सर एक मिनट सर, इसके पिछले का स्लाइड छोड़ जाएंगे सर प्लीज। एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इंटेक्स 4.4 ये भी करना है आपको। और हाँ, आप बताओ। बताना कहाँ पर। हाँ जी सर, सर सर सर, एक मिनट सर, पिछले स्लाइड जो हम आपने बताया था एलिमेंट्री रिएक्शन का। अच्छा, वो सबसे लास्ट है। देखो क्या बताया था, 2 रिएक्शन है, ये स्लोवेस्ट है, यही आरडीएस होता है। नहीं सर, मैं समझ गया सर, कॉपी करना है मुझे, नोट्स कॉपी करना है सर। अच्छा अच्छा, सर इसके पहले वाला स्लाइड। हाँ, थैंक यू सर। बस नहीं जा रहा है। और पूरी सब्जी मिर्चा मिर्चा नमक और मीठे में और घी। कहाँ खाया था? घर में परसत में नहीं खाया था मंदिर में। उनके घर में। हाँ, घर में लड़की हूँ, घर में लड़की हूँ। तुम कहाँ खाया है? तुम कहाँ खाया है? मंदिर में। मंदिर में बैठा थी? कहाँ जगह?
दवाइयाँ खा गई जवान से लोग गए। हाँ कब हैं? Opening is the slowest step. Sir, हाँ बेटा बोलिए बोलिए। सर इसका मतलब क्या है सर? Rate determining is the slowest step. देखो रेट डिटरमाइन, देखो मैं बताया था आपको, जैसे आप अपने घर से मान लीजिए आप स्कूल तक जा रहे हैं और बहुत फास्ट चले जाएंगे तो आप अपने रेट को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, जबकि आप धीमे धीमे जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ रुके, कितना कितना टाइम हमारा लगा, कितनी कितनी एक्टिविटीज हुई, तो वो रेट हाँ, तो स्लोवेस्ट स्टेप माना जाता है। ये समझ गया सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं जी घर। सर। Thank you sir. Have a good day. ओके।